हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। चलिए, पीजीबीपी में जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे देखा था कि जो हमारा सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 तक आते हैं एक्सपेंसेस, उनकी डिडक्शन हमें पीजीबीपी में पीजीबीपी में मिलती है कि नहीं मिलती। सर मिल जाती है। उसी में ही हमारा एक सेक्शन आता है, सेक्शन 35, जो कि हमें बताता है कि अगर असेसी ने कोई एक्सपेंडिचर किया है ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो उस केस में उसको 100% डिडक्शन मिल जाती है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लैंड नहीं होना चाहिए। उसमें क्या नहीं होना चाहिए, लैंड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेक्शन 35 है आपका, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक साइंटिफिक रिसर्च। ओके, ओके सर। तो ये एसएससी है मान लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। अब ये खुद भी साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। हाँ सर। और आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट कर सकता है। पेमेंट कर सकता है कि आप हमारे बिहाफ पे साइंटिफिक रिसर्च करो या कोई रिसर्च करो। ठीक है। तो सेक्शन 35 में हमें बताया गया है कि किस किस केस में हमें डिडक्शन मिलेगी और कितना मिलेगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इन हाउस वाला। अगर वो इन हाउस मतलब है कि विथ इन ऑर्गेनाइजेशन अगर वो साइंटिफिक रिसर्च करता है, एसएससी, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका खुद का एक अपना डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। वो सारे रिसर्च वहाँ पे करते हैं। प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे इसकी लाइफ बढ़ाई जाए, कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। तो अगर इन हाउस करता है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम इन हाउस वाला डिस्कस करेंगे, देन अगर आउटसाइड पार्टी को रिसर्च के लिए पैसे पेमेंट करी है, कंट्रीब्यूट किया है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, ओके सर। एक्सपेंडिचर ऑन अ साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई एसएससी। जो हमारा इन हाउस वाला है, इन हाउस वाला एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, वो चाहे ऑप्शनल हो टैक्स रिजीम, चाहे डिफॉल्ट हो, चाहे ऑप्शनल हो या चाहे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, दोनों को ही मिल जाएगा। दोनों को ही मिल जाएगा। लेकिन जो हम आउटसाइड एजेंसीज को पेमेंट कर रहे हैं, आउटसाइड एजेंसीज को पेमेंट कर रहे हैं फॉर रिसर्च, उस केस में सिर्फ ऑप्शनल वाले को ही, ऑप्शनल टैक्स रिजीम अगर एसएससी ने ऑप्ट किया है तो ही उसको डिडक्शन मिलेगी। अगर उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। तो इन हाउस है तो दोनों को मिल जाएगी, दोनों टैक्स रिजीम में। और अगर आउटसाइड एजेंसीज को पे किया है फॉर अ साइंटिफिक रिसर्च, तो उस केस में सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम अगर सेलेक्ट किया है एसएससी ने तो ही उसको डिडक्शन मिलेगी। अगर उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर लिया है तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर। चलिए पढ़ते हैं। एनी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन द cost of acquisition of land on a scientific research for in-house related to its business is allowable deduction। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल, 100% उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन लैंड नहीं होना चाहिए उसमें। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें लैंड नहीं होना चाहिए। जब हम डेप्रिसिएशन देख रहे थे वहां पे भी हमें लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो लैंड को हटा दिया है। अगर लैंड के ऊपर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है फॉर अ साइंटिफिक रिसर्च तो लैंड की वैल्यू हम हटा देंगे। ओके,
इन हाउस रिलेटेड टू इट बिजनेस। अगर एसएससी अपने बिजनेस से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च करता है, ठीक है, तब भी मिलेगा। मान लीजिए उसका बिजनेस है कोई केमिकल बनाने का, कोई केमिकल बनाने का, और फिर वो किसी और प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करवा रहा है जो कि उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर। तो साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन कब मिलेगी सर? जब इन हाउस जो रिसर्च है उसके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो इस सेक्शन में हमें डिडक्शन मिल जाएगी। कितना मिलेगा सर? 100% ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड को छोड़ के जितना भी रेवेन्यू हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनका 100% हमें डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद डिडक्शन इज also allowed in respect of payment of salary or purchase of material input for a scientific research during 3 years immediately preceding the year of commencement of business. Such expenditure is deemed to be have incurred in the year of commencement of business and hence allowed as a deduction in that year. ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये तो बात हो गई हमारी कि अगर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद खर्चा हो रहा है। मान लीजिए बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही रिसर्च कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो बोला गया है जिस ईयर में हमारा बिजनेस कमॉन सर बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर 23-24 में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो इसके पिछले 3 साल, इस ईयर को छोड़ के इसके पिछले 3 साल 3 इयर्स के अंदर जितना भी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चा हुआ है, जो कि है सैलरी, जो साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए हैं एम्प्लॉयज, उनकी सैलरी प्लस जो मटेरियल यूज हुआ, जो मटेरियल हुआ, इनका हमें क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा इस ईयर में जाके। ठीक है, अगर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का कुछ साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है, तो जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसके पिछले 3 साल का जो भी खर्चा है, जो कि है रिलेटेड टू सैलरी ऑफ पर्सनल, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी जो रिसर्च कर रहे हैं, प्लस मटेरियल, रिसर्च में जो भी मटेरियल यूज़ हुए हैं उनकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। कब मिलेगी? जिस ईयर में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। ये तो था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आपका सेम है। ठीक है, रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी और मटेरियल का मिलेगा, कैपिटल में 3 साल के अंदर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं उनके डिडक्शन हमें इस ही ईयर में मिल जाएगी जिस ईयर में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ओके, ओके सर। Unobserved capital expenditure on a scientific research can be carried forward indefinitely for a set off against any income of assessee other than salary. ये क्या है सर? ये क्या है सर? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है मान लीजिए 10 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च था मेरा से 15 करोड़ रुपया। ठीक है, डिडक्शन कितने की मिल जाएगी? डिडक्शन कितनी मिलेगी हमें सर? डिडक्शन मिलेगी सर 15 करोड़ की। ठीक है, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट था 10 करोड़ का, और हमें डिडक्शन मिल रही है 15 करोड़ की, तो जो 5 करोड़ आया ये बन गया हमारा अनऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा?
इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये हमारा ये हमारा हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए। सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए जिस ईयर में भी प्रॉफिट मिलेगा उसे हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर इस कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन लेकिन हम इसको एनी अदर हेड ऑफ इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैलरी को छोड़ के। सैलरी के साथ हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, ओके सर। तो ये था हमारा इन हाउस रिसर्च के ऊपर। अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो कि हमारा इन हाउस है, तो उस केस में हमें 100% एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल हो, लैंड की कॉस्ट को छोड़ के। ओके, और अगर जिस ईयर में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उससे उस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 3 सालों में जो भी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं उनकी भी डिडक्शन हमें उसी ईयर में मिल जाएगी जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी और मटेरियल की डिडक्शन मिलेगी। ओके, ओके सर। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड केस। अगर हम रिसर्च के लिए आउटसाइडर एजेंसीज को पेमेंट करते हैं, ये डिडक्शन सिर्फ मिलेगी उस एसएससी को जिसने ऑप्शनल टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर रखा है। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर। डिडक्शन कितनी मिलेगी सर? 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन पेमेंट। 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन पेमेंट। पहले क्या होता था, इसमें अलग अलग लिमिट होती थी। किसी में 175% मिलता होता था, किसी में 125% मिलता था। तो हमें याद करना पड़ता था सेक्शन वाइज, कि मान लीजिए सेक्शन बोल दिया कि, बट अभी क्या है कि सब में 100% ही है। बस हमें देखना है कि कौन कौन सी एजेंसीज कवर है इसमें। ओके, ओके सर। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर जो एसएससी है इनको पेमेंट करता है, किसको? रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो कितने की डिडक्शन मिल जाएगी सर? 100%। जितना कंट्रीब्यूट किया, जितना पेमेंट किया, उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। सेकेंड है अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर अगर एसएससी ने इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दिया है जो कि अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है, तो उस केस में भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। देन notified approved research association, university, college or other institution for research in a social science and statistical research। सोशल साइंस और स्टैटिकल रिसर्च में भी अगर कुछ पेमेंट करता है एसएससी रिसर्च करने के लिए, उसकी भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लास्ट है हमारा अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, स्पेसिफाइड पर्सन टू बी यूज फॉर अ साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकिंग अंडर अ अप्रूव्ड प्रोग्राम। तो अगर कोई आईआईटी है, एनआईटी है, लेबोरेटरीज है, उनको भी अगर पेमेंट करते हैं तो 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये वाली डिडक्शन हमें मिलती है सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक सर क्वेश्चन आता है, सर मान लीजिए जब हमने पेमेंट किया सारे केसेस में अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम पेमेंट करेंगे तभी मिलेगा, अगर अप्रूव नहीं है तो उस केस में हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए सर हम जब पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है ना? हाँ सर, हमने यहाँ पे पेमेंट किया सर 1 अक्टूबर 2023 को पेमेंट कर दिया सर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। 1 जनवरी 2024 को इसका जो अप्रूवल था जो इसका,
उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, तो अनअप्रूव्ड हो गई वो, अनअप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई। हाँ सर, तो उस केस में क्या होगा, क्या डिडक्शन मिलेगी फिर भी? सोचिए, क्या डिडक्शन मिलेगी जहां पे मैं पेमेंट कर चुका हूं और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो अप्रूवल है वो कैंसिल कर देती है, तो उस केस में क्या मुझे डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस। अगर आपने पेमेंट कर दिया है उसके बाद अगर कैंसिल हुआ है तो मिल जाएगी, लेकिन पहले ही कैंसिल है या उसके बाद पेमेंट कर रहे हो तो नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। Example 13. Mr. A furnished the following particular for the previous year 23-24. Compute the deduction allowable under section 35 for AY 24-25 while computing his income under the head PGBP if he is paying tax under the default tax regime. He has exercised the option of shifting out of a default tax regime. ठीक है, हमें इसमें डिडक्शन बतानी है कितनी होगी, पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन कितनी होगी। अगर पहला है, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सेलेक्ट करता है, दूसरा ऑप्शनल टैक्स रिजीम में सेलेक्ट करता है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, चलिए। ये हो गया हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और ये हो गया ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, ठीक है सर। तो पहला है हमारा अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अमाउंट पेड टू notified approved Indian Institute of Science, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को पेमेंट किया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स में इसकी डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी सर? ऑप्शनल में हाँ सर, ऑप्शनल में मिल जाएगी। दूसरा है अमाउंट पेड टू आईआईटी, आईआईटी को पेमेंट किया, किसके लिए किया है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मिलेगी नहीं मिलेगी सर? इसको मिलेगी हाँ सर, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिल जाएगी। थर्ड, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, इंडियन रजिस्टर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब इंडियन कंपनी हो गई। इंडियन कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कितना डिफॉल्ट में मिलेगा? नहीं सर, इसमें मिल जाएगा। हाँ सर, मिल जाएगा इसमें। चलिए अब नीचे देखते हैं। उसके बाद बताता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय एंड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिलेटेड टू हिज बिजनेस। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3 लाख का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 7.5 लाख का, जिसमें से लैंड है 5 लाख का। वेरी गुड, चलिए अब करते हैं इसको। फोर्थ हमारा है इन हाउस, इन हाउस रिसर्च। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना है सर? 3 लाख। डिफॉल्ट में मिलेगा हाँ सर, दोनों ही केसेस में मिल जाएगा इन हाउस के केस में।
और सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख का, जिसमें लैंड की कॉस्ट इंक्लूड है 5 लाख। तो 7.5 में से 5 माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारा 2.5 लाख, और ये आ गया हमारा 2.5 लाख। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें मिलेगा, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम उसने सेलेक्ट किया है तो मिलेगा 5.5 लाख, और अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम उसने सेलेक्ट किया है तो उसको मिलेगा 13 लाख। ओके, ओके सर। 5.5 लाख डिफॉल्ट में और 13 लाख मिलेगा ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। तो आंसर लिख लेते हैं। पहले का हो गया हमारा 5.5 लाख, और सेकंड वाले का 13 लाख। डिफॉल्ट वाले में 5.5 लाख मिलेगा और ऑप्शनल वाले में 13 लाख की डिडक्शन हमें। चलिए अब आगे अगला सेक्शन डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि है सेक्शन 35 AD। सेक्शन 35 AD। तो जो हमारा सेक्शन 35 AD है, इसका पर्पज लाने का गवर्नमेंट का ये था कि जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली रूरल का, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली, और बाकी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री के, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके आई थी। इस स्कीम के अंदर जो बिजनेसेस दिए गए हैं, जो बिजनेसेस दिए गए हैं, अगर एसएससी उनमें से कोई सा भी बिजनेस करता है तो उसका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी 100% रिडक्शन मिल जाती है फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, ठीक है सर। तो एक एक करके सारे बिजनेसेस देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 35 AD। इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना एसएससी को उसकी डिडक्शन मिल जाएगी फर्स्ट ईयर में ही। ओके, ओके सर। चलिए, with a specific objective of creating rural infrastructure and environment friendly alternative means of transportation of bulk goods, investment linked tax incentive has been introduced for specified businesses। इसको हम शॉर्ट में स्पेसिफाइड बिजनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर होते हैं। पहला है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होती है सर? जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज का क्या काम होता है सर? उसमें हम सामान रखते हैं, वो ज़्यादा दिन चलता है। जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, दूध वगैरह रख देते हैं, बाहर रखेंगे तो सर खराब हो जाता है। सेम सेम इंडिया में दिक्कत क्या है कि अनाज हमारे पास बहुत होता है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास इनफ फैसिलिटीज नहीं होती। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको लेके आई थी कि जो हमारा अनाज है, अब ऐसा कोई अनाज है जिसको हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना है, उसको उतने पे टेम्परेचर नहीं मिल पाता, अनाज खराब हो जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप कोल्ड चेन फैसिलिटी लगाइए, ऑपरेट कीजिए, और उसके ऊपर जितना भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम फर्स्ट ईयर में ही अलाउ कर देंगे। ठीक है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट हो गए, ठीक है, वैक्सीन हो गई आपकी, और भी फूड्स हो गए जिनको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है, वो सब उनके लिए कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ बनाई गई। ओके, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे घर में फ्रिज है, वैसे ही एक फैसिलिटी होती है, वैसी फैसिलिटी वहाँ पे आप सब्जियाँ, फल वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट, इनको स्टोर कर सकते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है सर। ये बिजनेसेस कब से इसके अंदर डिडक्शन मिलनी स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2009 एंड आफ्टर, 2009 या उसके बाद से मिलनी स्टार्ट हुई 1 अप्रैल। ठीक है, ठीक है सर।
उससे पहले अगर कोई कोल्ड चेल फैसिलिटी थी तो उस पर उसको डिडक्शन नहीं मिला होगा। ओके ओके सर। सेकेंड बिजनेस है हमारा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर एसएससी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी खोलता है फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब अनाज वगैरह हो गया, ठीक है, तो उनको स्टोर करने के लिए अगर वेयर हाउस खोलते हैं उसका तो वो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कवर हो जाएगा। ओके ओके सर। थर्ड है हमारा लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड petroleum oil pipeline network for distribution including storage facility being integral part of such network। अगर असेसी जैसे ये हमारा इंडिया है, या इंडिया में जो ऑयल आता है गैस आता है वो पाइपलाइन के थ्रू आता है, पाइपलाइन से आता है, शिप से आता है, तो जो ऑयल आता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पड़ती है। हाँ सर। और वो जाता है किसको है, फॉरेन कंपनीज को जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप खुद ही इसको बिछाइए, जो पाइपलाइन है आप खुद बिछाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, पाइपलाइन का जो हमारा ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब पाइपलाइन से जाता है, एक तो सेफ्टी के रीजन से भी सेफ है ये कि अंडरग्राउंड जाएगा उतना कोई रिस्क नहीं है, ऑन रोड जाएगा या प्लेन से जा रहा है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, पाइपलाइन से अंडरग्राउंड जा रहा है उतना रिस्क कम हो जाता है। प्लस पाइपलाइन से जो मटेरियल जा रहा है उसकी कॉस्ट कॉस्ट कम आती है, कॉस्ट कम आती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप खुद लगाइए और इसके बदले में हम आपको जितना भी एक्सपेंडिचर है वो फर्स्ट ईयर में अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई एसएससी पाइपलाइन लगा रहा है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर नेचुरल गैस क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क, तो उसको भी 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी फर्स्ट ईयर में ही। ओके ओके सर। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में कहीं भी 2 स्टार या उससे ज़्यादा का कोई भी होटल खोल रहा है एसएससी, तो भी वो स्पेसिफाइड बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। इससे क्या हेल्प मिलेगा, होटल खोलने से क्या होगा सर, टूरिज्म बढ़ेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो 2 स्टार और उससे अबव कैटेगरी का कोई होटल खोलता है एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी, तो उसको उस एसएससी को इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। ओके ओके सर। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल एनीवेयर इन इंडिया विथ एटलीस्ट 100 बेड फॉर पेशेंट। एसएससी कोई भी हॉस्पिटल खोलता है जिसमें जो बेड कैपेसिटी है कम से कम 100 की हो, बेड की कैपेसिटी जो है पेशेंट के लिए कम से कम 100 बेड हो, तो उसको वो एज ए स्पेसिफाइड बिजनेस मान सकता है और उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है 35 ईडी के अंदर। लेकिन हॉस्पिटल कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी तक कौन कौन सी फैसिलिटी देखी सर, कोल्ड चेल फैसिलिटी देख ली, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउस हो गया, पेट्रोलियम पाइपलाइन हो गया, उसके बाद सर 2 स्टार एंड मोर होटल हो गया, और हॉस्पिटल विथ 100 बेड, ठीक है। ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ नोटिफाइड स्कीम ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा स्लम्स है, झोपड़पट्टियाँ होती हैं, उनका रीडेवलपमेंट करके उनको दूसरी जगह बसा रहे हैं, फ्लैट बना बना के दे रहे हैं उनको, ताकि सिटी से स्लम कम हो और वो भी अच्छी लाइफ जी पाए। तो अगर ऐसी कोई स्कीम है जिसमें हाउसिंग बना रहा है, हाउसिंग एसएससी हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है इस स्कीम के अंदर, तो उसको भी इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ओके ओके सर। दूसरा भी इससे मिलता जुलता ही है, अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसमें भी
वो भी हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। फर्टिलाइजर का क्या यूज़ होता है सर? खेतों में दिया जाता है सर, उससे जो हमारा अनाज है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो बढ़ जाता है। तो एसएससी फर्टिलाइजर प्लांट लगा रहा है इंडिया में, तो भी वो स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड अंडर द कस्टम एक्ट 1962। ये क्या होता है सर? इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये क्या होता है? देखिए, ये हमारा इंडिया है। हाँ सर, जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, इंडिया से बाहर से सामान आता है तो इंपोर्ट बोलते हैं, इंडिया से बाहर सामान जाता है तो एक्सपोर्ट बोलते हैं किसी और कंट्री में। तो वो सिर्फ कस्टम पोर्ट्स के, जो कस्टम पोर्ट होते हैं उन्हीं के थ्रू ही, वहीं से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। अब आपने देखा होगा कि जो पोर्ट बने होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए होते हैं और शिप आता है, फिर उस पर लोड करते हैं, फिर जाता है। तो यहाँ का जो ट्रैफिक है वो बहुत बढ़ जाता है, ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, तो डिले होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए कुछ जगह जगह पे और कस्टम पोर्ट बना दिए, पोर्ट से थोड़ा दूर, उसको बोलते हैं हम इनलैंड कंटेनर डिपो या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इसको जस्ट लाइक अ वेयर हाउस ट्रीट करती है कस्टम। इसमें टेम्पररी पर्पस के लिए प्रोडक्ट को लेके रखा जाता है। मान लीजिए एक्सपोर्ट होना है प्रोडक्ट, तो टेम्पररी पर्पस के लिए यहाँ पे रख दिया, जब इस प्रोडक्ट का टाइम आया तो यहाँ से निकाल के कस्टम पोर्ट से यहाँ से फिर ये एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा पोर्ट है, कस्टम पोर्ट, इससे थोड़ी सी दूरी पे ही रहता है। यहाँ पे बेसिकली जो कस्टम के प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होना है या एक्सपोर्ट होना है, उसको टेम्पररी पर्पस के लिए रखा जाता है। फिर जब इसका टाइम आता है, जब टाइम आता है तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, या फिर जब इम्पोर्टर आता है तो यहाँ से छुड़ा के फिर लेकर चला जाता है। बेसिकली इसका मेन पर्पस है कि जो यहाँ पे हमारा जो सी पोर्ट है हमारे, यहाँ पे ट्रैफिक कम किया जाए, ट्रैफिक कम किया जाए, क्यों बहुत ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से डिले बहुत होता है। ओके, ओके सर। तो एसएससी अगर कोई इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाता है तो उसकी भी डिडक्ट। नेक्स्ट है हमारा बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी बैग्स। अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाता है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है फिर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। हाँ सर। अब अगर हम वेयर हाउस फैसिलिटी डेवलप करते हैं और ऑपरेट करते हैं फॉर शुगर, तो वो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है सर? आयरन ओर क्या होता है सर? जिससे हमारा आयरन बनता है। ये रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे हमारा आयरन लोहा बनाया जाता है। तो जो ये प्रोडक्ट होते हैं इनके लिए एक स्पेशल पाइपलाइन होती है, स्पेशल पाइपलाइन होती है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में तो होते नहीं है कि आपने यहाँ से डाला और पंप किया तो अपने आप ही वहाँ चले जाएंगे। नहीं सर, ये तो सॉलिड होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्लरी पाइपलाइन एक स्पेशलाइज्ड पाइपलाइन होती है। इसमें रॉक डालते हैं, इधर से रॉक भी जाता है छोटे छोटे करके, प्लस वाटर, रॉक और वाटर के सहारे इसको, वाटर के सहारे इसको आगे पंप करते हैं। जब यहाँ पे पहुंच जाता है, ये जहाँ पे जाना होता है, तो वाटर वहाँ से अलग कर लेते हैं और रॉक को अलग कर लेते हैं, और फिर इससे हमारा आयरन बनता है। तो अगर स्लरी पाइपलाइन हम लगा रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं फॉर आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, ओके सर।
नेक्स्ट है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इफ सच यूनिट हैज बीन नोटिफाइड बाय बोर्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन। ये क्या होता है सर? आपने देखा होगा रिमोट, हमारे, हाँ सर हम सब ने देखा हुआ है, उसके अंदर जो चिप होती है, हाँ सर, चिप जो बनता है हमारा, अगर हम चिप बनाते हैं, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, तो वो भी हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कवर हो जाएगा। जो रिमोट हमारा चलता है वो कैसे चलता है? उसके अंदर सर चिप्स लगी होती है छोटी छोटी, ठीक है? तो अगर उसकी हम यूनिट लगाते हैं जो चिप बनता है, तो वो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर हो जाता है, ठीक है? सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और लास्ट है हमारा, अगर हम कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करते हैं या मेंटेन करते हैं, तो उस वो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कवर हो जाएगा। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब सर रोड हो गया आपका, ब्रिज हो गया, सी पोर्ट हो गया आपका, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, जो आपको समझ में आए, जो भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है? उस वो सब वो सब एसएससी जो भी डेवलप कर रहा है, वो उसका क्लेम इस सेक्शन के अंदर कर सकता है। ओके, ओके सर, डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकता है। कितनी डिडक्शन मिलेगी सर? डिडक्शन है हमारा 100% ऑफ कैपिटल इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वोली एंड एक्सक्लूसिवली, मार्क कर लीजिए, वोली एंड एक्सक्लूसिवली मतलब 100% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने वो किया है वो 100% यूज होने चाहिए फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है? अगर नहीं हुए 100% तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। किस ईयर में मिलेगी सर? जिस ईयर में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं उस ईयर में मिलेगी 100% डिडक्शन। ओके, ओके सर। However, expenditure incurred on a acquisition of any land, goodwill or financial instrument would not be eligible for deduction। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा स्पेसिफाइड बिजनेस का, उसमें तीन चीजें इंक्लूड नहीं होगी। पहला लैंड, लैंड तो कहीं भी सर देख ही नहीं रहे इंक्लूड करते हुए। दूसरा है गुडविल, गुडविल भी इंक्लूड नहीं होगी। और थर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं सर? जैसे आपके शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, ये सब क्या है? लोन हो गया, ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कि कंपनी ने शेयर खरीद लिए, नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो उसके लिए करो, ठीक है? ठीक है सर। तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है, तो इनको हम अलग कर देंगे, इनके ऊपर हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर। देन जो हमारी 10,000 की लिमिट है, 10,000 की लिमिट है कि एक दिन में 10,000 से अगर ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं हम एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो तो या तो फिर हमें अकाउंट पे ही चेक से करना है, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बैंकिंग से करना है, ठीक है? कैश में नहीं करना है। अगर कैश में करेंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। ओके, ओके। तो थर्ड पॉइंट में वही है कि अगर 10,000 से ज़्यादा एक दिन में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें अकाउंट पे ही चेक, या फिर अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बैंकिंग से करनी है हमें, ठीक है सर? फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या सर? कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर 35AD की जो डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर, इसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर ही हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है?
अगर एसएससी ने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है तभी उसको इस सेक्शन की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। डिफॉल्ट में है तो नहीं मिलेगी। सेम कंपनी के केसेस में सेक्शन 115 बी डबल ए एंड बी ए बी, जिसमें कंसेशनल रेट है, कंपनीज को 15% और 22% का जो टैक्स रेट है, अगर उन्होंने इन सेक्शन के अंदर टैक्स सेलेक्ट कर रखा है टैक्स रिजीम, तो उनको भी 35AD की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके ओके। तो ये था जब हमारा बिजनेस का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। मान लीजिए हमारा बिजनेस का ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, ठीक है। 1 जुलाई 23 को हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले के खर्चे हैं कुछ, इससे पहले के कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इनका क्या होगा सर? इनका क्या होगा? इनका भी डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड 1 जुलाई 2023 को, जिस दिन हमारा बिजनेस के ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उस दिन मैं इसको कैपिटलाइज कर दूं बुक्स के अंदर, तो मुझे इनकी भी डिडक्शन 100% मिल जाएगी। ओके ओके सर। एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड wholly or exclusively for the purpose of specified business prior to commencement of operation would be allowed as deduction during the previous year in which assessee commenced operation of his specified business. The amount incurred prior to commencement should be capitalized in the books of account of assessee on the date of commencement of its operation। जिस दिन ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं उस दिन उसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। कैपिटलाइज कर देगा तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। ओके ओके सर। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं, वो भी देख लेते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो भी एक एक करके देखते हैं। पहला है, इट शुड नॉट बी सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब, जो बिजनेस पहले से ही चल रहा है उसको स्प्लिट करके या फिर रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं करना है। जो बिजनेस है वो न्यू होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ए लिमिटेड है, उसने क्या किया, एक और अपने में से एक पार्ट निकाल के उसको बी लिमिटेड कर दिया और दो कंपनी बना ली, एक से बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए? न्यू बिजनेस होना चाहिए, एकदम न्यू बिजनेस होना चाहिए। ओके ओके सर। इट शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड इन एनी पर्पस। जो न्यू बिजनेस है हमारा, जो न्यू बिजनेस है स्पेसिफाइड बिजनेस का, इसमें जो भी प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए वो सारी की सारी न्यू होनी चाहिए, सारी की सारी न्यू होनी चाहिए। अगर पुराना यूज किया है तो उस केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन इसमें एक वो दे रखा है कि 20% ऑफ टोटल, 20% ऑफ टोटल जितनी भी एसेट है स्पेसिफाइड बिजनेस की, उसका हम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी यूज कर सकते हैं, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी यूज कर सकते हैं। In order to satisfy this condition, the total value of plant and machinery so transferred should not be exceed 20% of value of total plant and machinery used in specified business। ठीक है, हम 20% पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज कर सकते हैं। टोटल प्लांट एंड मशीनरी की जो भी वैल्यू होगी, टोटल प्लांट एंड मशीनरी की जो भी वैल्यू होगी, उसका 20% हम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी यूज कर सकते हैं। For the purpose of this condition, machinery और plant would not be regarded as previously used। अब जो नीचे कंडीशन दे रखी है उनको हम यूज नहीं मानेंगे, उन प्लांट एंड मशीनरी को यूज नहीं मानेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है सर? Such plant and machinery was not at any time prior to the date of installation by the assessee used in India। जो प्लांट एंड मशीनरी है इंडिया में यूज ना हुई हो,
द प्लांट एंड मशीनरी वाज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। जो प्लांट एंड मशीनरी है बाहर से आई है, इंडिया से बाहर से इम्पोर्ट हुई है। एंड नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी has been allowed to any person at any time prior to the date of installation of RCC। RCC के इंस्टॉल करने से पहले किसी और पर्सन ने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसको हम प्रीवियसली यूज नहीं मानेंगे। क्या है कंडीशन? इंडिया में यूज नहीं होनी चाहिए, इंपोर्टेड होनी चाहिए बाहर से, और उस पर डेप्रिसिएशन इंडिया में क्लेम नहीं किया होना चाहिए किसी और द्वारा। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम इसको ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे, ओल्ड एंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे। ओके ओके सर। हम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी कितना यूज कर सकते हैं सर? 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी। ओके ओके सर, ठीक है। चलिए अब नोट्स देखते हैं इसके। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A अंडर हेडिंग सी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम एंड वाइस वर्सा। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर इन सेक्शंस के अंदर सेक्शन 10AA एंड चैप्टर 6A के अंदर अगर हमने इसकी डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो इसके अंदर नहीं मिलेगा, और अगर इसके अंदर डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो उन सेक्शंस के अंदर नहीं मिलेगा। ओके ओके सर। The assessee can't claim deduction in respect of such expenditure incurred for specified business under any provision of income tax। ये क्या है सर? अगर हमने सेक्शन 35AD के अंदर किसी एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम कर लिया तो वो इनकम टैक्स के किसी और अदर प्रोविजन के अंदर उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। किसी खर्चे का आप क्लेम एक ही बार ले सकते हो ना, किसी खर्चे का डिडक्शन हम एक ही बार ले सकते हैं, या तो आप यहाँ ले लो या यहाँ ले लो। तो जब यहाँ पे ले लिया तो उस खर्चे का दोबारा हम किसी और सेक्शन में क्लेम डिडक्शन नहीं ले सकते। ओके ओके सर। द लॉस ऑफ assessee claiming deduction under section 35 in respect of specified can be set off against the profit of another specified business irrespective of whether the latter is eligible for a deduction of 35AD। ये क्या है सर? ये क्या है सर? मान लीजिए मेरा होटल है, ठीक है, नया होटल का बिजनेस स्टार्ट किया है 3 स्टार, ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कवर है। हाँ सर, उसमें लॉस आ गया मेरा। मेरा एक और बिजनेस है होटल का ही 4 स्टार, लेकिन ये इलिजिबल नहीं है डिडक्शन के लिए। क्यों सर? मान लीजिए ये जब डेट ऑफ कमेंसमेंट दे रखा है, हाँ, उससे पहले का है, उससे ये 50 साल पहले का होटल है, मान लीजिए 50 ईयर्स पुराना होटल है, तो इसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो क्या मैं इस लॉस को इस होटल की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ? यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है मेरा, तो क्या मैं इस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकता हूँ? आंसर इज यस, यस। अगर सेम बिजनेस है, सेम स्पेसिफाइड बिजनेस है, जो होटल है, होटल है इधर भी 3 स्टार 2 स्टार और मोर अगर और है होटल ये भी है, तो सेम क्लास ऑफ बिजनेस से स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो हम सेट ऑफ कर सकते हैं। चाहे उस जो दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस है वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे होटल था, होटल का होटल से कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है सर। चलिए उसके बाद बोलता है any asset in respect of which deduction is claimed and allowed under 35AD shall be used only for a specified business for a period of 8 years beginning with the previous year in which such asset is acquired or constructed। मतलब सर जो हम एसेट यूज कर रहे हैं स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए वो हमें कम से कम 8 साल यूज करना है, उस बिजनेस में 8 साल यूज करना है, जिस ईयर में वो एसेट हमने लिया है या फिर कंस्ट्रक्ट किया है, 8 साल यूज करना है। अगर 8 साल नहीं करेंगे फिर क्या होगा सर? 8 साल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो इसमें 2 कंडीशन आएंगी।
जो हमने एसेट ली है उसको हमें कम से कम 8 साल यूज करना है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। अगर नहीं करते तो दो केसेस आएंगे, एक अदर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर दूसरा आएगा कि हमने सेल कर दिया। दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि स्पेसिफाइड बिजनेस से हमने अदर पर्पस के लिए अदर बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया उसको, ठीक है। और दूसरा आएगा सेल कर दिया हमने उसको। तो अगर हम सेल कर देंगे तो जितना भी सेल प्राइस होगा, जितना भी सेल होएगा वो हमारी इनकम बन जाएगी पीजीबीपी की, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कोई एसेट है हमारा, मान लीजिए कोई एसेट है जिसपे 10 करोड़ की डिडक्शन मिल चुकी है 35AD की, ठीक है। उसको 8 साल से पहले ही बेच दिया हमने, 8 साल से पहले ही बेच दिया 20 करोड़ में, 2 साल बाद ही बेच दिया हमने मान लीजिए। तो जो भी ये इनकम होगी, जो भी ये इनकम होगी, ये हमारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी पीजीबीपी की। 20 करोड़ हमारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी पीजीबीपी की। और अगर जो एसेट है हमारा अदर बिजनेस में यूज कर रहे हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस की जगह अदर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जितना जितना एक्चुअल कॉस्ट था उसका, उसमें से हम नॉशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नॉशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जितना बचेगा नॉशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो हमारी इनकम बन जाएगी अंदर पीजीबीपी, ठीक है। और यही हमारा बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए पढ़ते हैं। If any asset on which a deduction under section 35AD has been claimed and allowed is demolished, destroyed, discarded or transferred, the sum received or receivable for the same is chargeable to tax। ये था पहला केस जहां पे हम उसको अदर बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, स्पेसिफाइड बिजनेस में था और वहीं से उठा के हमने उसको सेल कर दिया। तो सेल से जितना भी हमें पैसा मिलेगा वो सारा का सारा इनकम बन जाएगा अंदर पीजीबीपी। पहला केस ये वाला केस था। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। एज पर सेक्शन 35AD, इफ एसेट इज यूज्ड फॉर एनी पर्पज अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग 8 year beginning with the previous year in which such asset is acquired, the total amount of deduction so claimed and allowed in any previous year in respect of such asset as reduced by the depreciation allowable in accordance with the provision of section 32 if no deduction has been allowed under section 35AD shall be deemed to be the income of assessee chargeable under section under the head PGBP। कहने का मतलब कि जितना हमें 35AD के अंदर डिडक्शन मिला है उसको इग्नोर करके जो भी एसेट की कॉस्ट निकलेगी उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो हमारी इनकम बन जाएगी और वही हमारा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा फॉर अदर पर्पस। अगर दूसरे बिजनेस में यूज कर रहे हैं हम तो, नहीं कर रहे पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका। ओके ओके सर। इसकी डिडक्शन हमें तभी मिलेगी जब ये ऑडिटेड होना चाहिए बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं करता है तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। 35AD की डिडक्शन कब मिलेगी, ये ऑडिटेड होना चाहिए बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके ओके सर। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें? हाँ सर। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करें। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर। एग्जाम्पल 14, Mr. A commenced operation of a business of setting up a warehousing facility for storage of food grain, sugar and edible oil on 1st April 23। Mr. A ने बिजनेस स्टार्ट किया है ऑफ सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर फूड ग्रेन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ गया, शुगर आ गया, ठीक है। ये दोनों तो स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर है। ये एडिबल ऑयल हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर नहीं है तो इसका नॉर्मल तरीके से करेंगे। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 लाख, 60 एंड 50 लाख, वेरी गुड, रिस्पेक्टिवली ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 23 टू मार्च 23 एक्सक्लूसिवली फॉर द
above business and capitalize the same in the books of account as on 1 अप्रैल 23। 1 तारीख को स्टार्ट कर रहा है और 1 तारीख को कैपिटलाइज कर रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड्स द अबव फिगर इज 50 lakh, 40 lakh and 30 lakh respectively. During previous year 23-24, he incurred capital expenditure of 20 lakh, 15 lakh and 10 lakh respectively for the extension, reconstruction of building purchased and used exclusively for the above business। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में बताया कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में उसने चूज नहीं किया है और किसी और चैप्टर में उसने इसके डिडक्शन नहीं लिए। और बताता है द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन sugar and edible oil before claiming deduction the section 35 and 32 for the AY 24-25 is 16 lakh, 14 lakh and 31 lakh respectively। तो हमें इस केस में हमें डिडक्शन निकालनी है कि कितनी डिडक्शन उसको मिलेगी और कितना प्रॉफिट आएगा। तो चलिए, 3 बिजनेसेस है इसके, कौन कौन से हैं सर? फूड ग्रेन, दूसरा कौन सा है सर? शुगर का है, और एडिबल ऑयल। वेयर हाउस फैसिलिटीज खोली है उसने, वेयर हाउस फैसिलिटी खोली है फूड ग्रेन के लिए, शुगर के लिए और एडिबल ऑयल के लिए। तो ये दोनों तो हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर हो जाएंगे। अगर कोई असेसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सेट करता है, ऑपरेट करता है, तो वो हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाएगा। शुगर के लिए वेयर हाउस फैसिलिटी खोलता है, वो आ जाएगा, लेकिन एडिबल ऑयल के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल तरीके से करेंगे, ये दोनों हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस में आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले देखते हैं जनवरी से मार्च 23 में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इन्होंने। सर 80 लाख, 60, 50। ठीक है, ठीक है। लैंड की कितनी वैल्यू है सर? 50, 40, 30। वेरी गुड। तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया था? प्रायर टू बिजनेस ऑपरेशन स्टार्टेड। ये हो गया 30, 20 और 20। ठीक है, ठीक है सर। प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना हुआ सर? 20, 15, 10। टोटल कितना हो गया? ये प्लस ये 50, ये हो गया आपका 35, ये हो गया हमारा 30। ओके, ओके सर। तो प्रॉफिट निकालते हैं। जो हमारा ये है, क्या नाम है आपका, पहले एडिबल ऑयल का निकालते हैं। प्रॉफिट कितना है इसका? एडिबल ऑयल का सर प्रॉफिट है 31 लाख। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं कितने के ऊपर सर? 30 के ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है इतना, तो 10%, 3 लाख हो गया, 28 लाख हमारा आ गया प्रॉफिट। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी ना इन्होंने? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। अब आते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर। कितना प्रॉफिट है? 16 लाख और 14 लाख।
ये हमारा आ गया फूड ग्रेन, और ये आ गया हमारा शुगर। प्रॉफिट कितना है सर? 16 लाख और 14 लाख। इसमें से हम डिडक्शन माइनस कर देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। कितना है, कितना मिलेगी सर? 50 और 35 इसको 50 मिल जाएगी और इसको 35। ये हो गया 34 नेगेटिव में, और ये आ गया हमारा 21। टोटल हो गया 55 लाख लॉस फ्रॉम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं अनऑब्जर्व्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35 AD। और इसका क्या करेंगे सर? इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले सालों के लिए, अगले सालों के लिए सेट ऑफ करने के लिए, क्योंकि इस साल तो सेट ऑफ हो नहीं पाएगा। और एडिबल ऑयल का हमारा प्रॉफिट निकल गया 28 लाख रुपए। 10% कैसे निकाला सर? बिल्डिंग थी, बिल्डिंग थी इसलिए 10% रेट लिया हमने। ओके ओके सर, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15। मिस्टर सूरज अ प्रोप्राइटर, यहाँ पे आंसर लिख दें। डीबल ऑयल का है प्रॉफिट 28 लाख का, और स्पेसिफाइड बिजनेस का क्या है? 55 लाख अनऑब्जर्व्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है सर। अब एग्जाम्पल 15 देखते हैं। मिस्टर सूरज अ प्रोप्राइटर कमेंस ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस ऑफ न्यू 3 स्टार होटल। 3 स्टार होटल है, स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नहीं है? है सर। 2 स्टार है, उससे ज़्यादा है तो बन जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 23 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 23 से मार्च 23 एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स on 1st April 23. Further, during the previous year 23-24, he incurred capital expenditure of 2 crore, out of which 1.5 crore is acquisition of land exclusively for above business. ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। Compute the income under the head PGBP for AY 24-25, assuming that he had fulfilled all the condition specified under section 35 AD and opted for claiming the deduction under section 35। उसने और कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करी। ठीक है, ठीक है सर। द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द business of running this hotel before claiming is 25 lakh. Assume that he has another existing business of running 4-star hotel in a Coimbatore which commenced operation 15 years back. The profit from which 1 lakh 20 lakh rupees for the AY 24-25. Assume that the payment of capital expenditure were made net banking by net banking. क्या मतलब हुआ? बोला है कि इसने होटल स्टार्ट किया है, ठीक है, 3 स्टार होटल स्टार्ट किया है जनवरी से मार्च 23 तक। इसने 50 लाख का खर्चा किया है, जो कि 1 तारीख को कैपिटलाइज भी कर दिया है इसने, 1 तारीख को कैपिटलाइज कर दिया है बुक्स में। ठीक है, ठीक है सर। प्रीवियस ईयर 23-24 में 2 करोड़ का खर्चा किया इसने, जिसमें से लैंड का है आपका 1.5 करोड़ का, तो लैंड का छोड़ देंगे, 50 लाख हमारा आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर
जो कि उसके लिए हुआ है, जिसकी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, ये 50 और ये 50, 1 करोड़ की डिडक्शन क्लेम कर सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। हाँ सर। प्रॉफिट कितना है इसका? सर 25 लाख है होटल से, उसमें से माइनस कीजिए डिडक्शन 1 करोड़ की। 100 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 75 लाख का अनऑब्जर्व्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे बोला है कि इसका एक और होटल है, इसका एक और होटल है जिससे इसको प्रॉफिट है 120 लाख का, 4 स्टार होटल है, जो कि आज से 15 साल पुराना है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हम इसके प्रॉफिट को इससे एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस की डेफिनेशन में कवर है। हाँ सर कवर है, तो इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक 20 है, 75 माइनस कर देंगे, नेट आ गया हमारा 45 लैक्स। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस आ गया हमारा 45 लैक्स। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कितना हो गया सर? 45 लैक्स। तो समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था? पहले जो इसका 3 स्टार वाला होटल था, 3 स्टार वाला होटल था, उससे हमने लॉस निकाल लिया, इसका 75 लाख का लॉस आ रहा था। हाँ सर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये था कि इसके पास एक और होटल है 4 स्टार, उसके उसमें प्रॉफिट आ रहा था और स्पेसिफाइड बिजनेस की भी डेफिनेशन में कवर था। तो क्या ये 75 लाख उससे हम एडजस्ट कर सकते थे? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो हमने एडजस्ट करके 45 लाख का प्रॉफिट निकाल दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 16। ये क्या है सर? Mr. Arnav is a proprietor having two units. Unit 1 carries on a specified business of setting up and operating a warehouse facility for storage of sugar. Unit 2 carries on non-specified business of operating a warehousing facility for storage of edible oil. मिस्टर अर्नव के पास 2 यूनिट हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। ये आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है और ये आपका नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। ठीक है, ठीक है सर। यूनिट, ये हो गया यूनिट ए कमर्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 22। ठीक है। एंड क्लेम डिडक्शन ऑफ रुपीज 100 लाख incurred on a purchase of 2 building of 50 lakh each for operating a warehousing facility for storage of sugar under section 35 AD for AY 23-24. However, in February 24, Unit A transferred one of its building to Unit B. देखिए क्या है, 1/4/2022 को इन्होंने अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे इन्होंने 2 बिल्डिंग खरीदी, 2 बिल्डिंग खरीदी थी 50 ईच की, 50 लाख ईच। ठीक है, 2 बिल्डिंग थी 50-50 लाख की, तो 100 लाख, 100 लाख इन्होंने क्या कर लिया, डिडक्शन क्लेम कर लिया था 35 AD का। ठीक है, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 23 है। फिर क्या हुआ कि फरवरी 24, मतलब यहाँ पे
अगले साल। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया 22-23, और ये प्रीवियस ईयर हो गया 23-24। फरवरी 24 को इन्होंने क्या किया है, 2 बिल्डिंग थी इनके पास 50-50 लाख की, एक बिल्डिंग इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, एक बिल्डिंग को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? यूनिट 1 से यूनिट 2 में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि जो भी बिल्डिंग यूज़, जो भी एसेट यूज़ कर रहे हैं हम स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, वो कम से कम 8 साल यूज़ होने चाहिए बिजनेस में। 8 साल से पहले ट्रांसफ़र कर दिया तो इस केस में इनकम बन जाएगी। लेकिन कितनी इनकम बनेगी सर, वही हमें निकालना है। एसेट कौन सा है सर? एसेट है बिल्डिंग, एसेट है हमारा सर बिल्डिंग। तो 50 लाख क्या था इसका कॉस्ट था? हाँ सर, इसमें से नॉशनल डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे इसको डिडक्शन नहीं मिली होती तो कॉस्ट कितना होता सर? 50 लाख। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इस साल का कैलकुलेट कीजिए कितना होता इस साल का। सर बिल्डिंग पे सर 10% है, बिल्डिंग के ऊपर 10% है सर, तो 5 लाख माइनस कर दीजिए। पैंतालीस लाख जब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, जब कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी 45 लाख। ठीक है, ये 45 लाख हमारा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा पीजीबीपी के अंदर, और एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। जब बिल्डिंग हमने ट्रांसफ़र कर दी 1 से 2 में, तो यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे आ गई। हाँ सर, तो यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट बनेगी वो हमारी 45 लाख में बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, और 45 लाख हमारी इनकम बन जाएगी अंदर स्पेसिफाइड इनकम। ठीक है सर, ठीक है सर। तो एग्जाम्पल 16 भी कंप्लीट हो गया। तो इनकम हमारी बन जाएगी 45 लाख की, और एक्चुअल कॉस्ट यूनिट बी के लिए, यूनिट बी के लिए हो जाएगी 45 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलिए जी अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 35D। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है? जो भी हमारा बिजनेस स्टार्ट करने का से पहले का खर्चा होता है। मान लीजिए बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले का जो भी खर्चा होता है, जो भी खर्चा बिजनेस स्टार्ट करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में जो भी खर्चा हुआ, जो भी एक्सपेंस हुआ बिजनेस स्टार्ट करने में, उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का खर्चा। तो सर इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है? सर इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है? जो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उसकी डिडक्शन हमें 5 ईयर्स में मिलती है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलती है। और जो पहली डिडक्शन होती है इसकी, वो उस साल में मिलती है जिस ईयर में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडियन कंपनी, ये किनको मिलेगा कंपनी में? इंडियन कंपनी। एंड अदर नॉन रेसिड, अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी। जो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का बेनिफिट है सिर्फ 2 असेसीज को मिलेगा। कौन कौन से? या तो वो इंडियन कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, या फिर अदर रेसिडेंट, अदर रेसिडेंट जो कि कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी। कहने का मतलब इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेसिडेंट होती है, तो ये बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेगा जो कि रेसिडेंट है। ठीक है, कंपनी में इंडियन कंपनी होनी चाहिए और अदर एसएससीज में अगर वो रेसिडेंट है। ठीक है, अगर कंपनी है तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और अदर देन कंपनी है तो उस केस में वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ओके, तो उनको मिलेगा। कितना मिलेगा सर? डिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंस,
और इन विच एक्सटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड। अगर मान लीजिए बिजनेस पहले से स्टार्ट हो रखा है और वो अपने बिजनेस का एक्सटेंशन कर रहा है, न्यू यूनिट बना रहा है या फिर बिजनेस को एक्सटेंड कर रहा है, तो जिस ईयर में वो एक्सटेंशन कंप्लीट हुई है, ठीक है, उस ईयर से मिलेगा। और इन केस ऑफ न्यू यूनिट कमर्स ऑपरेशन और प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है सर। अब सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या क्या कवर होता है? फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स क्या क्या कवर होएगा? पहला है डिडक्शन के लिए जो एलिजिबल है आपका, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है सर? कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका एक प्रोजेक्ट बनता है, उसमें चेक होता है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, क्या क्या एसेट लगेंगे, पूरा एक प्रोजेक्ट बना के देते हैं कि ये एसेट लगेगा, यहाँ से फंड अरेंज करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, इतना प्रॉफिट होगा, ये सब रहता है। द प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है? इसमें ये बताती है ये रिपोर्ट कि क्या ये बिजनेस फिजिबल है। फिजिबल मतलब ये करने लायक है बिजनेस उस एरिया में। ठीक है, ठीक है सर। देन मार्केट सर्वे के कुछ, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट सर्वे कर रहे हैं, उसका कुछ एक्सपेंडिचर। इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज कुछ यूज हुई है उसके लिए तो वो भी मिल जाएगा। एंड लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट। अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो भी लीगल फीस वगैरह दी है वो सब भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओके, ओके सर। ये तो था हमारा जो कि नॉर्मल असेसी है। इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में इनके अलावा और भी कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। सर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जो हमारा मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें ऑब्जेक्टिव लिखे रहते हैं कंपनी के कि जो कंपनी है ये काम कर सकती है, ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा, एड्रेस क्या होगा, सब्सक्राइबर कौन है, शेयर होल्ड फर्स्ट सब्सक्राइबर कौन है, ये सारी डिटेल रहती है। और जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये बेसिकली एक ये बताता है रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी कि इंटरनल इसके क्या वर्किंग हुई, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, ये बताता है। ओके, ठीक है सर। फिर ड्राफ्ट करने के लिए दे दिए पैसे, हाँ सर। उसके बाद उसकी प्रिंटिंग के, मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ के प्रिंटिंग के जो खर्चे हुए वो। फिर कंपनी के केस में कंपनी को हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास, तो उसकी फीस जाती है, इनकॉर्पोरेशन की फीस, तो वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। देन आपका है एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ इशू ऑफ शेयर। अब कंपनी है तो शेयर इशू करेगी या डिवेंचर करेगी, तो उससे के रिगार्डिंग जो भी खर्चे हैं उनको इशू करने के लिए, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गई, चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग टाइपिंग प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये सब आपको लॉ के अंदर मिलेगा, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। तो ये जो खर्चे हैं इशू ऑफ, जब शेयर और डिवेंचर कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो भी हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कवर हो जाएगा। ओके, ओके सर। कितना मिलेगा सर? ये तो हो गए हमारे खर्चे। फिर बताता है कि कितना मैक्सिमम कितना होगा। ये तो नहीं कि हमने बोल दिया कि सर इतना है, इतना खर्चा हो गया। तो इनकम टैक्स में इसके लिए लिमिट लगा रखी है, इनकम टैक्स में इसके लिए लिमिट लगा रखी है। क्या सर? अदर देन कंपनी, और कंपनी, अदर देन कंपनी के केस में 5% ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ प्रोजेक्ट लिमिट लगा दिया, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे इनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के खर्चे हैं इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होता है सर? एक्चुअल कॉस्ट
ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन बुक्स, इन बुक्स ऑन लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, ठीक है सर। और कंपनी के केस में होता है आपका 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, whichever is हायर। इन दोनों में जो भी हायर होगा वहां तक प्राइमरी एक्सपेंस की डिडक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर, issued share capital, debenture, long term borrowing on as on last date of previous year। लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर जो भी हमारा बुक्स में शेयर कैपिटल आ रहा होगा, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ रही होगी, उन सबको जोड़ के जितना आया उसका 5%, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट जो कि बुक्स में आ रहा है उसका 5%, दोनों में जो भी हायर होगा वहां तक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट, अगर इस सेक्शन में हमें डिडक्शन क्लेम करनी है तो कंपनी को छोड़ के बाकी एसएसीज को अपना ऑडिट कराना पड़ता है। बाकी जो हमारे ये हैं एसएसीज हैं उन केसेस में उनको अपना ऑडिट कराना पड़ता है, जिसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। सेक्शन 44B में ऑडिट कराना पड़ता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ठीक है, तो ऑडिट कराना पड़ेगा। और इसके अंदर एक बार डिडक्शन ले लिया तो किसी और प्रोविजन के अंदर हमें इस एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें। हाँ सर, करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। कंपनी है हमारी, इंडियन कंपनी है। ठीक है, इंडियन कंपनी है, शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए। ठीक है, ठीक है सर। डिबेंचर है 10,00,000 रुपए और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 4,00,000 रुपए। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर कितना हो गया सर? 15,00,000। ठीक है, ठीक है सर। ये हमारे निकल के आया क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा है हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन बुक्स। ये भी लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर देखेंगे। मान लीजिए 20,00,000 है। ठीक है, तो 5-5% निकालिए, दोनों का कितना आता है? सर 5% ऑफ 15,00,000 निकालिए और 5% ऑफ 20,00,000 निकालिए। दोनों में जो भी हायर होगा, दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा मैक्सिमम लिमिट बन जाएगा, वहां तक हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी। ये आया हमारा सर 75,000 रुपये और ये आया हमारा 1,00,000 रुपये। मैक्सिमम हमें 1,00,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। अब मान लीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है हमारे
मान लीजिए 1,20,000 के हैं, तो हमें मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी सर? 1 लाख तक की मिलेगी। इस 1,20,000 को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 1 लाख तक। ठीक है, अब 1 लाख कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगी सर? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हर साल, जिस ईयर में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट होगा। तो 20,000 हमें मिलेगा फर्स्ट जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, फिर बाकी उसके नेक्स्ट 4 ईयर में मिल जाएगा 2020 करके। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।